ये साथियों दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे किसी मीडिया, सोशल मीडिया, रील बनाने वाले, मातम करने वाले, ज़कात दुनिया भर में पैलेस्टीन के नाम पर इकट्ठे करने वालों की नजर ही नहीं जाती है। दो कारणों से। तो साथियों जो आप ये देख रहे हैं, आप वही सोच रहे होंगे ये मैं दिखा रहा हूं कि इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, ईरान की कोई नया डेटा आया है, या मैं दिखा रहा हूं कि हिजबुल्ला की या बेरूत की बॉम्बिंग हो रही है, या मैं दिखा रहा हूं कि कोई नई हमास की गाज़ा की बॉम्बिंग शुरू हो गई है। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, ये इजराइल की बॉम्बिंग नहीं है। अब सवाल उठता है अगर ये इजराइल की बॉम्बिंग नहीं है तो ये मीडिया में क्यों नहीं है, ये बीबीसी में क्यों नहीं है, ये टेलीग्राफ में क्यों नहीं है, इस पर रील क्यों नहीं बन रही हैं, इस पर मातम क्यों नहीं हो रहा है? वो इस मारे नहीं हो रहा है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको धनतेरस की लाख लाख शुभकामनाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बॉम्बिंग उस टाइम चल रही है और ये मीडिया में इस मारे नहीं है, इसमें मातम इस मारे नहीं है, इसमें रीले इस मारे नहीं है, इसमें दुनिया की ज़कात इस मारे नहीं इकट्ठा हो रही है, इसमें यूनाइटेड नेशन में हलचल सिर्फ इस मारे नहीं है क्योंकि यहां आज की तारीख में एक सुन्नी मुसलमान के ऊपर ये बम मार रहा है और जिनके ऊपर ये बम मारे जा रहे हैं उनका किस्सा हूबहू पैलेस्टीनियन से मिलता है, या यूं कहूं उनका जो केस है वो पैलेस्टीनियन से भी स्ट्रांग है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उन पे रोने वाला कोई नहीं है क्योंकि मुसलमान मार रहा है और मुसलमान मर रहा है। तो आज के वीडियो में इस घटना की छोटी सी कहानी और उसी कहानी में छुपा हमेशा की तरह ये दोहरा मापदंड। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ऑटोमन एम्पायर जो ऑटोमन वर्ड आया ये उस्मान से आया साहब। ये पूरे जहां आज का प्रेजेंट डे तुर्की है वहां पर ये मुस्लिम्स के नज़रिए से बहुत बड़ा एक एम्पायर हुआ करता था जो 15th और 16th सेंचुरी में अपना अस्तित्व लेता है। वेना के डोर तक ये पहुंच जाता है, हंगरी पहुंच जाता है, पार्ट्स ऑफ यूक्रेन पहुंच जाता है, मेजर पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पहुंच जाता है, इजिप्ट पहुंच जाता है, अफ्रीका पहुंच जाता है, सीरिया पहुंच जाता है, इराक पहुंच जाता है, जो प्रेजेंट डे इजराइल है वहां पहुंच जाता है। इतना बड़ा एम्पायर होता है ये ऑटोमन एम्पायर जो 15th और 16th सेंचुरी में, जैसा मैंने बताया, इसका जन्म होता है और इसका विस्तार होना शुरू होता है। अब इस पूरे एम्पायर से फास्ट फॉरवर्ड करते हुए साथियों हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में सन 1914 में। सन 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 मोटा मोटा दो पावर्स होते हैं, अलाइड पावर होता है, एक्सिस पावर होता है। अलाइड पावर में जो मुख्य किरदार होता है वो यूनाइटेड किंगडम का, ग्रेट ब्रिटेन का होता है, रशिया का होता है। लेटर स्टेजेस में आते आते यूएसए इनके साथ जुड़ जाता है और एक दूसरा होता है एक्सिस पावर, वहां ऑस्ट्रिया होता है, जर्मनी होता है, आगे आते आते हंगरी जुड़ जाता है और हंगरी के बाद आते आते उसमें ये ऑटोमन एम्पायर भी जुड़ जाता है। तो सन 1914, 15, 16 में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब ग्रेट ब्रिटेन का आपको छल करने की क्षमता सबको पता है। ग्रेट ब्रिटेन को ऑटोमन एम्पायर को हराना होता है और ऑटोमन एम्पायर के अपने पूरे इस क्षेत्रफल को आपस में चुपके चुपके बांटना होता है। तो दो बंदे पिक्चर में आते हैं, साई एंड पिको। ये दोनों जब पिक्चर में आते हैं तो ये चुपके चुपके ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का, रशिया का एक एग्रीमेंट होता है कि हम सब मिलके ऑटोमन एम्पायर को हराएंगे और ऑटोमन एम्पायर के हारने के बाद जो अलग अलग उसमें से क्षेत्र निकलेंगे उनको आपस में बांट लिया जाएगा। जो अरेबियन पेनिनसुला था, जो उस टाइम तक सऊदी अरेबिया नहीं बना था, वहां पर उस टाइम कुर्सी पे बैठे थे इमिर ऑफ अरेबिया, जिनको हुसैन शरीफ बोला जाता था। उनके पास ग्रेट ब्रिटेन पहुंचता है और उनसे कहता है देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे ऑटोमन सुन्नी एम्पायर को हराने के लिए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से ही उस टाइम पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो खलीफत थी वो जुड़ी हुई थी, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो ऑटोमन एम्पायर में तुम्हें पूरा सुपुर्द कर दूंगा। इमिर ऑफ अरेबिया या इमिर ऑफ मक्का बोले
जो शरीफ थे, हुसैन शरीफ, वो ब्रिटेन के झांसे में आ जाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन की अलाइड पावर्स की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने की कगार पर आती है, एक्सिस पावर हार चुका होता है। इमिर ऑफ मक्का शरीफ साहब बैठे होते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर हमें मिलेगा, लेकिन ऑटोमन एम्पायर चला जाता है ग्रेट ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, रशिया के पास। कोई सीरिया लेबनान लेके चला जाता है, कोई इजराइल पैलेस्टीन जॉर्डन लेके चला जाता है। अरेबियन पेनिनसुला के शेख साहब से कह दिया जाता है, शरीफ साहब से, कि जो भी ऑटोमन एम्पायर ने आपके पेनिनसुला का हिस्सा कैप्चर कर रखा था, आप वो लेके संतुष्ट हो जाओ। रशिया को आर्मीनिया चला जाता है। लेकिन जब ये लड़ाई हो रही होती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था जहां पे नेटिव कुर्द्स रहा करते थे। हमेशा से कोई कंफ्यूजन नहीं कि जो इजराइल का क्षेत्रफल है, जैसे वहां पहले यहूदी थे, फिर वहां पर प्रॉफिट की के पर्दे के बाद वहां पर हजरत उमर पहुंचते हैं, फिर वो जेरूसलम का कैप्चर होता है, मुसलमान कहते हैं ये हमारा है, यहूदी कहते हैं ये हमारा है। ऐसा किसी मुद्दे पर यहां ऐसा मुद्दा कोई यहां पर नहीं था। जो कुर्द थे वो भी मुसलमान होते हैं और ये यहाँ के वो नेटिव्स होते हैं, एक तरह से ट्राइब्स होते हैं। इनका क्षेत्रफल ईरान में फैला हुआ होता है, सीरिया में फैला हुआ होता है, इराक में फैला हुआ होता है और मुख्यतः प्रेजेंट डे तुर्की में फैला हुआ होता है। अब ग्रेट ब्रिटेन इनसे भी यही वादा करता है कि अगर तुम हमारी इस लड़ाई में मदद करो और तुम ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हारा अलग कुर्दिस्तान बना देंगे। बड़ी शॉर्ट में और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं। ये भी इमिर ऑफ मक्का शरीफ की तरह, हुसैन शरीफ की तरह एलाइड पावर का की मदद करने के लिए इनके भी लड़ाके घुड़सवार उस टाइम में तैयार हो जाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है और एक्सिस पावर हार जाता है और ऑटोमन यानी ओस्मान एम्पायर पूरा डिसमेंटल होता है, पूरा तोड़ा जाता है, उसी के बीच में एक रेवोल्यूशन खड़ा होता है ऑटोमन एम्पायर में, जिसको लीड कर रहा होता है मुस्तफा अतातुर्क। वो आदमी आके एक रेवोल्यूशन क्रिएट करता है और अपना एक पूरे ऑटोमन एम्पायर से एक बीच का पोर्शन निकालकर उसकी कुर्सी पर काबिज हो जाता है। वो कहलाता है द रिपब्लिक ऑफ तुर्की। वो बहुत बिल्कुल मॉडर्न लॉज ले आता है, इस्लामिक लॉज बिल्कुल खत्म कर देता है, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक पहनावे बिल्कुल खत्म कर देता है। लेकिन था वो बहुत ही क्रूर शासक। जब ग्रेट ब्रिटेन उससे कहता है कि भैया हमने वादा किया था कुर्दिस्तान देने का, तो वो कहता है सुनो, तुमने वादा किया था, मैंने वादा नहीं किया था, अब तुम अपना काम देखो और मुझे अपना काम देखने दो। और ग्रेट ब्रिटेन कुर्दी मुसलमानों से सुन्नी मुसलमानों को बाय बाय करके, टाटा बाय बाय करके वहां से निकल लेती है। यह बात करीबन आज से 105 या 104 साल पहले की है। ये बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूं। अब वहां के कुर्दी मुसलमान जो उस टाइम की तुर्की गवर्नमेंट बन गई थी उससे लड़ना शुरू करते हैं। इन पर बेहद जुल्म करे जाते हैं। उसके बाद फिर हम फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं और हम आ जाते हैं आइसिस के पीरियड में। इसी दौरान, इसी क्षेत्र में, इसी इराक में, इसी तुर्की में, इसी पूरे जोग्राफिकल एरिया में आइसिस खड़ा होता है, बगदादी, जो अपने को खलीफा घोषित करता है। जो खिलाफत या खलीफत लड़ाई भारत में लड़ी गई थी इसी दौर में 1915-1918 के बीच में, वो उसी दौर में लड़ी गई थी जिसमें कांग्रेस ने इस लड़ाई में मदद करी थी इस देश के मुसलमानों की ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। जो दौर में अभी आपको बता चुका हूं, जिस दौर में ग्रेट ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर को, खलीफत को खत्म कर रहा था, ये वो चीज वहां जाके जुड़ती है। खैर, हम आज का हमारा मुद्दा कुर्दिस्तान है। फिर आइसिस खड़ा होता है और आइसिस सीरिया का, कुर्दिश का और इराक का एक पूरा एरिया घेरकर आपको इस्लामिक स्टेट ऑफ आइसिस वो बनाकर खड़ा करता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवेंट। अब अमेरिका इन कुर्दों के पास पहुंचता है और अमेरिका इनसे कहता है कि तुम अगर हमारी आइसिस से लड़ने में मदद करो
तो हम तुम्हें वह हथियार देंगे, हम तुम्हें हर चीज देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, और हम तुम्हें वादा करते हैं कि अगर तुमने आईसिस को अपने क्षेत्र में आने से रोक दिया तो हम तुम्हारा एक अलग कुर्दिस्तान बनाने के लिए तुम्हें अश्योर करते हैं। हथियार पहुंचने कुर्ज को शुरू होते हैं, और कुर्ज एक बार पुनः, जैसा ग्रेट ब्रिटेन के कहने पर जर्मनी से या ऑटोमन एम्पायर से लड़े, इसी तरह दूसरी बार यूएसए के कहने पर 100 साल के अंदर कुर्द आईसिस से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये इतने बैटल हार्डेड लड़ाके होते हैं कि ये आईसिस को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देते हैं। और इस लड़ाई के बाद यूएसए भी उनसे कहता है आईसिस खत्म हो गई, हमारा काम खत्म हो गया, तुम्हें हम जो पैसा और हथियार पहुंचा रहे थे वो भी सिलसिला खत्म हो गया, अब तुम जानो, और ईरान जाने, इराक जाने, सीरिया जाने और तुर्की जाने। और फिर ये कुर्दी मुसलमान अकेले पड़ जाते हैं। ये साथियों दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे किसी मीडिया, सोशल मीडिया, रील बनाने वाले, मातम करने वाले, ज़कात दुनिया भर में पैलेस्टीन के नाम पर इकट्ठे करने वालों की नजर ही नहीं जाती है। 2 कारणों से। पहला कारण है कि यहां मुसलमान को पिछले 103-4 साल से मार रहा है, और दूसरा कारण यह है ये कुर्दी जो हैं ये बड़े जाबाज लड़ाके हैं, ये बड़े खुदगर्ज लड़ाके हैं, ये मातम कर करके दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करते हैं, ये मातम कर करके दुनिया के सामने ज़कात इकट्ठी नहीं करते हैं, ये लड़ते मरते भिड़ते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं उनकी तरह जिनकी बात काफी दिन से चल रही है। लेकिन बीच बीच में चाहे ईरान से, चाहे सीरिया से, चाहे तुर्की से, चाहे इराक से ये अपना हक मानते रहते हैं। ये कुर्द वो ही हैं जो एक सुन्नी मुसलमान सद्दाम हुसैन से भी अपना हक मान रहे थे, और आज से लगभग 40 वर्ष पहले सद्दाम हुसैन इनके गांव पर गैस बॉम्बिंग करवाता है, और एक रात में जब इन लोगों को सांस आना बंद होता है, पूरे गांव के गांव अपना घर छोड़ के बाहर सड़कों पर भागते हैं, और एक रात में 5 से 7 हजार तो ऑफिशियल फिगर है, लोग बताते हैं 10 से 15 हजार लोग एक रात में गैस, पॉइजनस गैस की चोकिंग से ये सुन्नी कुर्द मुसलमानों को वो सुन्नी सद्दाम हुसैन मारता है। उसके बाद जब जब ये अपना हक मांगते हैं इनको सुन्नी तुर्की मारता है। इन सुन्नी मुसलमानों को, इनकी आबादी लगभग 30 से 35 मिलियन है, यानी 3 करोड़ के ऊपर, और ये इस पूरे देशों के क्षेत्र के बीच में है, और ये यहाँ के नेटिव बाशिंदे हैं जिनको एक जमाने में नोमैड्स बोला जाता था, खाना बदोश। तो इनका अनडिस्प्यूटेड लैंड है, अनडिस्प्यूटेड। लेकिन हर मुसलमान देश से ये अपना हक मांगते हैं कि हमें हमारा एक देश दे दो, चाहे शिया मुसलमान देश हो, चाहे सुन्नी मुसलमान देश हो, इनको आज तक 100 साल से ऊपर हो गए, हक देने के लिए तैयार नहीं है। आज से 7-8 दिन पहले इसी श्रृंखला में, इसी लड़ाई में तुर्की की एरोस्पेस कंपनी पर यह अटैक होता है। तुर्की बदला लेने जाता है। तुर्की कहता है, उस टाइम तुर्की ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया गया हुआ था, एर्दोगान वहां पर बोल रहा है हम आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां 2 लड़ाके अंदर घुसे और उन्होंने मात्र 10-12 लोग मार दिए, लेकिन हम हमास का आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे जहां कम से कम 700-800 लोग अंदर घुसे और उन्होंने 1250 लोग मार दिए और बंधक बना के ले गए और बच्चों को मारा और बलात्कार किया। ये है सीमा, ये है सीमा और प्रकाष्ठा मेरी कौम के दोहरे मापदंड की, कि उसी दौर में तुम्हारे ऊपर जब हमला हो रहा है, तुम कह रहे हो, और वो हमला किस लिए हो रहा है? अपना वतन लेने के लिए। चलिए मान लेते हैं। और यहां पर क्यों हमला हो रहा है? इन्हें वतन नहीं लेना, इनको 1947 में इस पूरे क्षेत्र का आधा हिस्सा दिया गया था, इनको पूरा चाहिए था, इस मारे ये इजराइल से भिड़े पड़े हैं। कुर्दों को आज तक 1 स्क्वायर इंच भी नहीं दिया गया, 1 स्क्वायर इंच। इन्हें पूरे इस इजराइल का जो पूरा पोर्शन था उसका लगभग आधा दिया गया था 1947 में, लेकिन इनको हवस थी हमें पूरा चाहिए, कि यहूदियों के यहां पर कदम ही नहीं पड़ने चाहिए।
फ्रॉम द सी टू द रिवर। और जब वो हमला करके 1300 लोग मारते हैं तो ये पूरी कौम किस तरीके से हल्ला मचाती है, किस तरीके से मातम करती है। और इसी दौर में 105 साल से इन कुर्दों पे जुल्म हो रहा है, इन्हें मारा जा रहा है। आईसिस ने इनके ऊपर जुल्म किया, सद्दाम ने किया, तुर्की ने किया, एर्दोगान ने किया, ईरान ने किया, जॉर्डन ने किया। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये है प्रकाष्ठा दोहरे मापदंड की, और ये है हकीकत तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।